देखिए, बेलनाकार प्रक्षेपों के परिचय के बाद हम लोग केंद्रक बेलनाकार प्रक्षेप और समदूरस्थ बेलनाकार प्रक्षेप की रचना, गुणधर्म और उनके उपयोग के बारे में चर्चा कर चुके हैं। और अभी हम समक्षेत्र बेलनाकार प्रक्षेप की रचना समझेंगे, कैसे हम उसको बना सकते हैं और उसकी पहचान के बिंदु क्या क्या हैं, कौन कौन से गुणधर्म हैं और किस प्रकार के उपयोग में यह प्रक्षेप लाया जा सकता है। इस पर हम लोग चर्चा करेंगे। और जैसा कि नाम से ही आपको विदित है, समक्षेत्र, तो ये वो प्रक्षेप है जिसमें क्षेत्रफल नियत बने रहते हैं। पूरे प्रक्षेप में क्षेत्रफल आप किसी भी क्षेत्र में देखें प्रक्षेप के, तो वो शुद्ध बने रहते हैं। और यही कारण है कि ये प्रक्षेप, क्योंकि इनमें क्षेत्रफल नियत बने रहते हैं, वितरण मानचित्रों के रूप में काफ़ी उपयोगी है। लेकिन हम देखते हैं कि क्या यदि हमें संसार का वितरण मानचित्र बनाना हो, क्योंकि हम बेलनाकार प्रक्षेपों को दोनों के ऊपर दोनों गोलार्धों को दर्शा सकते हैं, तो यदि हमें संसार का वितरण मानचित्र बनाना हो तो क्या समक्षेत्र बेलनाकार प्रक्षेप एक उपयुक्त प्रक्षेप है क्या? इस प्रक्षेप की रचना के बाद में हम इस बात को समझ पाएंगे कि समक्षेत्र बेलनाकार प्रक्षेप, जिसको हम लंबकोणीय बेलनाकार प्रक्षेप भी कह सकते हैं, अभी हम चर्चा करेंगे कि हम क्यों उसको लंबकोणीय बेलनाकार प्रक्षेप कह सकते हैं। इसमें हम ये देखते हैं कि जैसे जैसे हम भूमध्य रेखा से दूर जाते हैं तो अक्षांशों के सहारे मापनी में तेजी से अशुद्धि बढ़ती है। ये इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है कि ध्रुव, जो कि मात्र एक बिंदु सदृश होते हैं, उन्हें भी हम इस प्रक्षेप में भूमध्य रेखा के बराबर लंबाई वाले दर्शाते हैं। ठीक है, तो इससे स्पष्ट है कि हम जैसे जैसे भूमध्य रेखा से दूर ध्रुवों की तरफ बढ़ते हैं तो अक्षांशों पर मापनी में अशुद्धि बहुत ज़्यादा बढ़ती है, अर्थात मापनी बहुत ज़्यादा अशुद्ध हो जाती है और अक्षांश अपनी वास्तविक लंबाई से काफ़ी बड़े बनाए जाते हैं। समक्षेत्रता का गुण लाने के लिए हमें विपरीत दिशा में और उतने ही अनुपात में देशांतरों को छोटा करना आवश्यक होता है, क्योंकि यदि हम ऐसा नहीं करेंगे तो समक्षेत्रता का गुण आ ही नहीं सकता। तो इस प्रक्षेप में जिस प्रकार तेजी से भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर अक्षांशों के सहारे मापनी में अशुद्धि आती है, उसी तेजी से देशांतरों में भी विपरीत दिशा में उसी अनुपात में ऋणात्मक परिवर्तन आता है, अर्थात देशांतर अपनी वास्तविक लंबाई से छोटे बनाए जाते हैं। और चूंकि परिवर्तन विपरीत दिशा में हो रहा है अक्षांश और देशांतरों के सहारे, और समान अनुपात में हो रहा है, तो समक्षेत्रता का गुण आना लाजमी है। लेकिन आप इससे ये समझ सकते हो कि अक्षांशों के सहारे इतनी ज़्यादा धनात्मक विकृति और देशांतरों के सहारे इतनी ज़्यादा ऋणात्मक विकृति के परिणाम स्वरूप जैसे जैसे हम भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाते हैं तो इस प्रक्षेप में आकृति संबंधी त्रुटि बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। इसीलिए यह प्रक्षेप संसार के सामान्य वितरण मानचित्र बनाने के लिए एक विकल्प हो सकता है, लेकिन ये हमारे लिए सबसे अच्छा प्रक्षेप नहीं है। बल्कि इससे सुंदर संसार के वितरण मानचित्र हम मॉलविड पे बना सकते हैं। ठीक है, और हम यदि 2 नंबर पे हमारे पास में चॉइस हो तो हम संसार के वितरण मानचित्रों को सिनुसॉइडल प्रक्षेप पर भी बना सकते हैं। ठीक है, लेकिन हाँ, यदि हमें आवश्यकता हो और यही प्रक्षेप हमारे पास में विकल्प के रूप में हो तो ठीक है, हम इसके ऊपर भी संसार के वितरण मानचित्रों को यदा कदा बनाते हैं। इस प्रक्षेप पे यदि आप वितरण संबंधी विशेषताएं भूमध्य रेखा के इर्द गिर्द समीपस्थ क्षेत्रों के लिए दिखाते हैं तो ये प्रक्षेप काफी उपयोगी है। अभी अभी हमने कहा कि बेलनाकार समक्षेत्र प्रक्षेप को हम लंबकोणीय बेलनाकार प्रक्षेप की संज्ञा भी दे सकते हैं। हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ये जो बेलनाकार समक्षेत्र प्रक्षेप है
ये एक संदर्श प्रक्षेप है। आपको ये दिखाई दे रहा है, ये एक आभासी पृथ्वी, या यूं कहें कि पृथ्वी का लघुकृत गोला आपको दिखाई दे रहा है। ठीक है, हम कल्पना करते हैं कि अनंत पर प्रकाश का स्रोत है और ये प्रकाश की किरणें ये ध्रुव पर आके गिर रही हैं, ये 75 डिग्री पे आके गिर रही हैं। ठीक है, ऐसी हम कल्पना करते हैं। तो हम इस प्रक्षेप को बनाते हैं तो प्रकाश के स्रोत की अनंत पर कल्पना करते हैं, अर्थात हम प्रकाश के स्रोत का इस्तेमाल करते हैं, प्रकाश के स्रोत का इस्तेमाल करते हैं। अतः स्पष्ट है कि ये जो प्रक्षेप है ये संदर्श प्रक्षेप है, और ये प्रकाश की किरणें जो अनंत से आती हैं ये सारी की सारी समानांतर होती हैं। और ये जो प्रक्षेपण तल है, ये आपको दिखाई दे रहा होगा, मैं दिखा रहा हूँ आपको, ये जो प्रक्षेपण तल है इसके ऊपर जब ये प्रकाश की किरणें आती हैं तो ये प्रक्षेपण तल से 90 डिग्री का कोण बनाती है, अर्थात ये किरणें प्रक्षेपण तल पर लंबवत गिरती हैं। इसीलिए इस प्रक्षेप को हम लंबवत बेलनाकार, लंबकोणीय बेलनाकार प्रक्षेप भी कहते हैं। ठीक है, अब देखिए इस पूरे प्रक्षेप को हम एक उदाहरण के सहारे समझते हैं। ठीक है, हमारे पास में एक उदाहरण है जिसमें हमें 1:35 करोड़ का निरूपक भिन्न दिया हुआ है, अर्थात हमारे मानचित्र पे जो 1 सेंटीमीटर की दूरी होगी वो धरातल के 35 करोड़ सेंटीमीटर को प्रदर्शित करेगी यदि हम इसको सेंटीमीटर में लेते हैं। तो निरूपक भिन्न की अपनी कोई इकाई नहीं होती है। ठीक है, हम चाहें तो इसको इंच में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि जनरली हम पृथ्वी की जो वास्तविक त्रिज्या है उसका माप सेंटीमीटर में लेते हैं, इसलिए हम इसको भी सेंटीमीटर में मानकर चलते हैं। इस पर हमें एक समक्षेत्र बेलनाकार प्रक्षेप की रचना करनी है जहां अंतराल 30 डिग्री का है। ठीक है, तो हमें दो बातें ध्यान रखनी है, एक मापनी और दूसरा अंतराल। अंतराल 30 डिग्री का होने का मतलब ये है कि हमें इसके ऊपर भूमध्य रेखा के साथ में 30 डिग्री उत्तर और दक्षिण, 60 डिग्री उत्तर और दक्षिण, और उत्तरी ध्रुव तथा दक्षिण ध्रुव, ये तो अक्षांश दिखाने होंगे। और ग्रीनविच रेखा से 30 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, 120 डिग्री, 150 डिग्री और 180 डिग्री पूर्वी देशांतर दिखाने होंगे, और ठीक इसी प्रकार इसी मान के पश्चिमी देशांतर भी दिखाने होंगे। क्लियर? अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले जैसा कि आपको विदित है कि हम कोई भी प्रक्षेप करते हैं तो सबसे पहले हम जो आभासी पृथ्वी है या पृथ्वी का जो लघुकृत गोला है उसकी त्रिज्या निकालते हैं, उसके अर्धव्यास का परिकलन करते हैं, जिसके लिए हम पृथ्वी की वास्तविक त्रिज्या 63.5 करोड़ सेंटीमीटर में हम निरूपक भिन्न के हर का भाग देते हैं, और वो यहाँ 35 करोड़ है। तो जो हमारा हल निकल कर आता है वो आता है 1.8 सेंटीमीटर, अर्थात ये 1.8 सेंटीमीटर की दूरी है ना, जो हमारे लघुकृत जो हमारा पृथ्वी का गोला है, ठीक है, उसकी त्रिज्या है। हम इसको प्रकार में भर के और हम क्या करते हैं, एक सर्कल बना देते हैं, वृत्त बना देते हैं। ठीक है, और ध्यान रखना ये वृत्त जो हम बना रहे हैं ये बेसिकली हमारा जो लघुकृत पृथ्वी का गोला है उसका प्रतीक है। ये भूकेंद्र है, हम यहाँ भूकेंद्र की कल्पना करते हैं, और ये उत्तरी ध्रुव है ए पर, ये सी दक्षिणी ध्रुव है, ठीक है, और ये बी बिंदु है, यहाँ से भूमध्य रेखा होकर गुजरती है। क्लियर? अब हम क्या करेंगे कि इस आभासी पृथ्वी के ऊपर हम जो जो अक्षांश हमें दिखाने हैं उनको ड्रॉ कर लेते हैं। हमें पता है कि 30 डिग्री का अंतराल है, तो हमें 30 डिग्री नॉर्थ और 30 डिग्री साउथ ये दोनों अक्षांश दर्शाने होंगे। तो हम क्या करेंगे, इस आभासी पृथ्वी की सतह पर 30 डिग्री नॉर्थ के लिए आई और 30 डिग्री साउथ के लिए के पॉइंट अंकित कर लेंगे। फिर 60 डिग्री नॉर्थ के लिए जे और 60 डिग्री साउथ के लिए एल पॉइंट अंकित कर लेंगे। ठीक है, और ध्रुव हमने पहले ही अंकित कर लिए हैं, भूमध्य रेखा जिस बिंदु से होकर गुजरेगी वो हमने पहले ही अंकित कर लिया है। ये काम हमें आभासी पृथ्वी पर एक बार करके और फिर हमें
प्रक्षेप बनाने की तरफ आगे बढ़ना है। अब हम प्रक्षेप बनाने के लिए हमें सबसे पहले भूमध्य रेखा की लंबाई का परिकलन करना होगा कि वो कितनी होगी। और आपको पता है कि भूमध्य रेखा की लंबाई पृथ्वी की परिधि के बराबर होती है। तो हम यहाँ लघुकृत जो पृथ्वी का गोला लिया है उसकी परिधि निकालते हैं और वो 2πr है ना, 2πr उसका सूत्र है। जब हम इसमें 2 × 22/7 गुणा 1.8, क्योंकि 1.8 सेंटीमीटर आर का मूल्य है, जब हम इसको रखते हैं तो हमारी भूमध्य रेखा की लंबाई आती है 11.3 सेंटीमीटर। हम क्या करते हैं, 11.3 सेंटीमीटर की एक रेखा खींचते हैं। ठीक है, ठीक उसी बिंदु पर से जहां पर भूमध्य रेखा स्पर्श करती है। ठीक है, और हम इसको क्षैतिज सरल रेखा के रूप में खींचते हैं। तो हम क्या करते हैं, इस B से लेके और इस D तक 11.3 सेंटीमीटर की एक रेखा खींचते थे। हम इसके दोनों किनारों पर ऊपर और नीचे लंब डाल देते हैं। तो B पर जब हम लंब डालते हैं तो ये लंब हमारे प्रक्षेपण तल का भी काम करता है, जो कि भूमध्य रेखा को स्पर्श किए हुए है। ठीक है, और इसी भूमध्य रेखा के दूसरे छोर D पर भी हम इसी प्रकार ऊपर और नीचे लंब डाल देते हैं। तो इस प्रकार मुझे मेरे प्रक्षेप का पूरा विस्तार मिल जाता है। जो प्रक्षेपण तल वाला जो छोर है B, यहाँ पर ये जो हमने प्रक्षेपण तल बनाया है ये 180 डिग्री पश्चिमी देशांतर को दर्शाता है, और दूसरे छोर पर हमने जो लंब डाला है वो 180 डिग्री पूर्वी देशांतर को दर्शाता है। ठीक है, अब हमें सबसे पहले, जैसा कि हम बेलनाकार प्रक्षेपों में करते आए हैं, 2 बेलनाकार प्रक्षेप हम कर भी चुके हैं, ठीक उसी जो विधि हमने पहले अपनाई थी, ठीक उसी विधि से हम भूमध्य रेखा पर उन बिंदुओं को ज्ञात करेंगे जिनसे होकर हमें देशांतर खींचने हैं। क्योंकि देशांतर खींचने के लिए हमारे पास में ये 2 आधार आ गए, 180 डिग्री पूर्व वाला देशांतर और 180 डिग्री पश्चिम वाला देशांतर। तो बाकी देशांतर भी इनके समानांतर सरल रेखाएं ही होंगी। बस हमें यदि भूमध्य रेखा पर बिंदु मिल जाए कि हमें कहाँ खींचना है, तो फिर हम सारे के सारे देशांतर आसानी से खींच सकते हैं। और वो निकालने का सबसे आसान तरीका ये है कि हम यदि पृथ्वी की परिधि को दिए गए अंतराल से गुणा करके उसमें 360 का भाग दे दें, तो हमें हमारे जो देशांतर हमें इस प्रक्षेप को बनाने के लिए चाहिए उनके लिए बिंदु मिल जाएंगे। तो हम यहाँ 11.3 को गुणा करते हैं 30 से, क्योंकि 30 डिग्री हमारा अंतराल है, और हम उसमें 360 डिग्री का भाग देते हैं, क्योंकि ये हमारी जो पूरी भूमध्य रेखा है इसकी कोणीय दूरी 360 डिग्री है ना। ये एक परिधि के बराबर है, और आप जानते हैं कि एक पूरी परिधि 360 डिग्री कोणीय दूरी को दर्शाती है। तो इस प्रकार से 2 संलग्न देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी हमारे सामने 9.4 सेंटीमीटर आती है। ठीक है ना, हर 30 डिग्री के अंतराल पर। हम क्या करते हैं, किसी भी एक छोर से, जैसे मान लीजिए B से हमने अंकित करना शुरू किया, हम 9.4 सेंटीमीटर की दूरी प्रकार में भर के और ये सारे पॉइंट लगाते जाते हैं। ये पहला पॉइंट लगाते हैं, फिर हम यहाँ प्रकार का नुकीला हिस्सा रख के दोबारा एक पॉइंट लगाते हैं, फिर एक पॉइंट लगाते हैं, फिर एक पॉइंट लगाते हैं। ऐसे करके हम ये सारे पॉइंट लगाते जाते हैं। ठीक है, तो हमें पता लग जाता है कि हमें कौन कौन से बिंदुओं पर देशांतर रेखाएं खींचनी है। अब हम सिंपल स्केल की माध्यम से, है ना, या हम जो हमारा सेट स्क्वायर है उसके माध्यम से हम क्या करते हैं, इन सब के ऊपर, है ना, इन सब बिंदुओं पे, जैसे ये बिंदु है, इस प्रक्षेपण तल के समानांतर हम इसके ऊपर सरल रेखा खींच देते हैं। अभी हमें ये नहीं पता कि हमारे प्रक्षेप का विस्तार कितना होगा, इसलिए थोड़ी बड़ी करके सरल रेखा खींच देते हैं। तो हम यहाँ यदि ये 180 डिग्री पश्चिम का देशांतर है तो ये 150 डिग्री पश्चिम का देशांतर होगा। ऐसे करते करते हम सारे के सारे देशांतर खींच देते हैं, और सबसे बीच में
ये ग्रीनविच लाइन हमें मिलती है 0 डिग्री। ठीक है, फिर हम जब 0 डिग्री से पुनः दाहिने हाथ की ओर आगे बढ़ते हैं तो 30, 60, 90, 120, 150 डिग्री के देशांतर हम पूरब की तरफ खींचते हैं पूर्वी गोलार्ध के लिए, और 180 डिग्री पूरब का देशांतर हमने पहले ही ड्रॉ कर लिया है। ठीक है, तो इस तरह से हमारी भूमध्य रेखा और हमारे पूरे देशांतरों का जाल बनकर तैयार हो जाता है। अब हमें जो अगला काम करना है वो ये है, हमें इसके ऊपर अक्षांशों की रचना करनी है। उसके लिए, क्योंकि ये पहले से ही हमने सतह पर पॉइंट निकाल रखे हैं, तो अब हम क्या करते हैं, अनंत पर प्रकाश के स्रोत के से आने वाली किरणों की कल्पना करते हैं। अब ये जो अनंत से प्रकाश का स्रोत आएगा और उसकी किरण जब यहाँ गिरेगी ध्रुव के ऊपर, उत्तरी ध्रुव के ऊपर, तो उसकी छाया प्रक्षेपण तल पे यहाँ E पर बनेगी और दक्षिण ध्रुव की छाया प्रक्षेपण तल पे F पर बनेगी। ठीक है ना? तो हम इन दोनों बिंदुओं पर E और F, इन दोनों बिंदुओं पर हम भूमध्य रेखा के समानांतर और भूमध्य रेखा के बराबर लंबाई की सरल रेखाएं खींच देंगे और वो हमारे उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव हो जाएंगे। ठीक इसी प्रकार अनंत से आने वाली प्रकाश की किरण जब J पे गिरेगी तो उसकी छाया इस बिंदु पे बनाएगी, है ना? और ये J बिंदु हमारा 60 डिग्री के लिए था, तो इस बिंदु पर हम भूमध्य रेखा के समानांतर सरल रेखाएं खींच के 60 डिग्री उत्तर के अक्षांश की रचना करेंगे। ठीक इसी प्रकार L की छाया यहाँ गिरेगी तो यहाँ पर हम 60 डिग्री दक्षिण अक्षांश बनाएंगे। ठीक इसी प्रकार जब प्रकाश का स्रोत अनंत पे है और अनंत से आने वाली प्रकाश की किरण जब I पे गिरेगी तो वो उसकी छाया यहाँ बनाएगी। तो यहाँ पर हम भूमध्य रेखा के समानांतर रेखा खींच के हम 30 डिग्री उत्तरी अक्षांश बना देंगे और ठीक इसी प्रकार दक्षिणी गोलार्ध में हम 30 डिग्री दक्षिणी अक्षांश बना देंगे। इस प्रकार हमारा पूरा प्रक्षेप बनकर तैयार हो जाता है। इस प्रक्षेप को हम यदि ध्यान से देखें तो इस पर समस्त अक्षांश रेखाएं बराबर लंबाई की है, समस्त अक्षांश रेखाएं समानांतर हैं, समस्त अक्षांश रेखाएं देशांतर रेखाओं को समकोण पर काटती हैं और भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी कम होती जाती है। क्यों? क्योंकि जितनी ज्यादा अक्षांश के सहारे पैमाने में बढ़ोतरी हुई थी उसी के अनुपात में देशांतर के सहारे अब पैमाने में कमी होनी है। ठीक है, इसलिए जैसे जैसे हम भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाते हैं तो अक्षांशों के बीच का अंतर कम होता जाता है, इससे देशांतर भी लगातार छोटे होते जाते हैं और चूंकि ये समान अनुपात में और विपरीत दिशा में होता है इसलिए इस प्रक्षेप में समक्षेत्रता का गुण बना रहता है। ठीक है, अब देखिए इस प्रक्षेप में जो देशांतर रेखाएं हैं वो भी सरल रेखाएं हैं। देशांतर रेखाएं समान दूरियों पर खींची जाती है ना? देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी सर्वत्र समान पाई जाती है। ठीक है, और इन देशांतर रेखाओं की लंबाई इस प्रक्षेप में हमारा जो लघुकृत पृथ्वी का गोला था, ठीक है, इसके ध्रुवीय व्यास के बराबर है। देखो ये जो लाइन है A से C को मिलाने वाली, ये हमारा ध्रुवीय व्यास है, ये हमारा ध्रुवीय व्यास है इस पृथ्वी के लघुकृत गोले के लिए। ठीक इसी लंबाई की हमारी सारी देशांतर है। तो इस प्रक्षेप में हमारे जितने भी देशांतर होती हैं वो हमारा आभासी पृथ्वी के गोले के ध्रुवीय व्यास के बराबर होती है। ठीक है, अब वास्तव में तो देशांतर रेखा जो है उसकी लंबाई देखिए ये है, ये वास्तविक लंबाई है हमारी देशांतर रेखा की। ठीक है, और दिखाई जाती है प्रक्षेप में केवल इतनी। तो बताइए देशांतर रेखाएं अपनी वास्तविक लंबाई से छोटी दिखाई जाती है या नहीं दिखाई जाती? ठीक है, तो देशांतर रेखाओं के सहारे पैमाने में ऋणात्मक परिवर्तन देखने को मिलता है, अर्थात वो अपने वास्तविक लंबाई से छोटी दिखाई जाती है और अक्षांश जो हैं हमारे
उनके सहारे पैमानों में धनात्मक वृद्धि दिखाई देती है। केवल और केवल एकमात्र जो भूमध्य रेखा है उस पर, क्योंकि हम उसको मानक अक्षांश के रूप में लेते हैं, उस पर पैमाना शुद्ध है। देखिए, इस मूलभूत जानकारी के साथ और रचना विधि के साथ जब हमने प्रक्षेप तैयार किया है तो हम काफ़ी हद तक ये समझ गए हैं कि इस प्रक्षेप में पहचान के बिंदु क्या क्या हो सकते हैं और गुणधर्म क्या हो सकते हैं। चलिए अब हम उनकी चर्चा करते हैं। पहचान की जब हम बात करें तो अक्षांश वृत्त इस प्रक्षेप में सरल व समानांतर रेखाओं के रूप में होते हैं तथा प्रत्येक अक्षांश वृत्त की लंबाई भूमध्य रेखा के बराबर होती है। ये कोई नया बिंदु नहीं है, ये हमने जो पहले 2 प्रक्षेप किए हैं उनके अंदर भी ये बिंदु ठीक यथावत था। ठीक है, ठीक इसी प्रकार हमने ये बिंदु वहां भी देखा था। दूसरा जो बिंदु है वो ये है, अक्षांश वृत्तों के बीच की दूरी भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर कम होती जाती है। ये इस प्रक्षेप का विशिष्ट गुण है। ठीक है, ये बेलनाकार प्रक्षेपों में ये एकमात्र ऐसा प्रक्षेप है जिसमें जब हम भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाते हैं तो जो हमारे अक्षांश हैं उनके बीच की दूरी लगातार कम होती जाती है। तो ये जो दूसरा पॉइंट है, ये विशिष्ट पॉइंट है इस प्रक्षेप का। तीसरा पॉइंट, अक्षांश रेखाएं, देशांतर रेखाएं सरल परस्पर समानांतर होती हैं परंतु इनके बीच दूरी एक समान होती है। अभी अभी देखा, और ये कोई नया बिंदु नहीं है, ये हमें लगभग समस्त जो हमारे बेलनाकार प्रक्षेप है उनमें देखने को मिलेगा। अक्षांश, चौथा, अक्षांश वृत्त तथा देशांतर रेखाएं एक दूसरे को समकोण पर काटती हैं। ये भी कोई नई बात नहीं है। हम 5 बेलनाकार प्रक्षेप करेंगे, पांचों में हमें पहचान का ये बिंदु देखने को मिलता है। ध्रुव जो कि एक ग्लोब के ऊपर एक बिंदु की तरह होते हैं, इस प्रक्षेप में भूमध्य रेखा की लंबाई के बराबर उनकी लंबाई दर्शाई जाती है और सरल रेखा के रूप में उनको दिखाते हैं। ये भी कोई बिंदु नया नहीं है। ठीक है, हम समदूरस्थ प्रक्षेप में भी ऐसा ही करते हैं। हाँ, हम केंद्रक बेलनाकार प्रक्षेप में ध्रुव नहीं दिखा सकते, हम मर्केटर बेलनाकार प्रक्षेप में भी ध्रुव नहीं दर्शा सकते, और गॉल में हम ध्रुव को दिखाते तो सरल रेखा के रूप में है, लेकिन गॉल में उसकी लंबाई 45 डिग्री के अक्षांश वृत्त के बराबर होती है, ना कि भूमध्य रेखा के बराबर। ठीक है, इन पहचान के बिंदुओं के बाद में अब हम गुणधर्म पे चर्चा करेंगे। भूमध्य रेखा पर मापनी वास्तविक और शुद्ध होती है। क्यों? क्योंकि भूमध्य रेखा की लंबाई वास्तविक लंबाई ली जाती है इस प्रक्षेप में। ठीक है, अतः भूमध्य रेखा एक मानक अक्षांश के रूप में है। ठीक है। नंबर 2, अन्य अक्षांश वृत्तों पर मापनी अशुद्ध होती है। क्यों? क्योंकि ये अपनी वास्तविक लंबाई से बड़े होते हैं। ठीक है, अतः लगातार इसमें स्केल का जो है वो अधिवर्तित होती जाती है। तीसरा, गुणधर्म में चूंकि प्रक्षेप देशांतर रेखाएं पृथ्वी के लघुकृत गोले के ध्रुवीय व्यास के बराबर होती है। अभी दिखाया मैंने आपको, है ना? जितनी भी देशांतर रेखाएं हैं सारी की सारी पृथ्वी के लघुकृत गोले के ध्रुवीय व्यास के बराबर होती है, अतः वे अपनी वास्तविक लंबाई से छोटी होती है। मैंने दिखाया आपको कि जो वास्तविक लंबाई है वो तो पृथ्वी की सतह के सहारे जो अर्धवृत्त बनता है, ठीक है, उसके बराबर होती है। दोनों ध्रुव को मिलाने वाला जो अर्धवृत्त है उसके बराबर होती है ना? तो अपनी वास्तविक लंबाई से छोटी दिखाई जाती है, अतः देशांतर रेखाओं पर भी मापनी अशुद्ध होती है। बिल्कुल सही है ना? चौथा, यह एक समक्षेत्र प्रक्षेप है। चूंकि भूमध्य रेखा से दूर जाने पर क्षेत्रों की दूर जाने पर अक्षांशों के सहारे पैमाने में जितना अधिवर्धन होता है, देशांतरों के सहारे उतने ही अनुपात में पैमाने में हमें ऋणात्मक परिवर्तन देखने को मिलता है। ठीक है, तो इस पूरे प्रक्षेप में समक्षेत्र फल बने रहते हैं। ठीक है, समक्षेत्र प्रक्षेप के रूप में ये प्रक्षेप जाना जाता है। हाँ, ये जरूर है कि जब हम भूमध्य रेखा से दूर ध्रुवों की ओर जाते हैं तो देशांतरों के सहारे ऋणात्मक परिवर्तन और अक्षांशों के सहारे धनात्मक परिवर्तन से जो आकृतियां हैं वो बहुत ज्यादा विरूपित हो जाती है और ध्रुवों के समीप इनका विरूपण सर्वाधिक होता है।
ठीक है। यदि हम उपयोग की बात करें, हालांकि ये एक समक्षेत्र प्रक्षेप है, तो निश्चित रूप से हम इसके ऊपर वितरण मानचित्र बना सकते हैं, और हम कभी कभी संसार के वितरण मानचित्र इस प्रक्षेप पर बनाते भी हैं। लेकिन चूंकि हम जानते हैं कि ध्रुवों की तरफ आकृति संबंधी विकृतियां बहुत ज्यादा पाई जाती है, इसलिए भूमध्य रेखा के निकटवर्ती क्षेत्रों के वितरण मानचित्र बनाने के लिए ये प्रक्षेप सबसे ज्यादा उपयोग में लाया जाता है। ठीक है। इसी प्रकार ये तीसरा बेलनाकार प्रक्षेप हमारा यहाँ पर कंप्लीट होता है, और अब आगे की क्लासेस में हम मर्केटर और गॉल का त्रिविम प्रक्षेप जो है उनको बनाना सीखेंगे।